हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो जीके की ये टॉप 20 की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जीके के क्वेश्चन आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। लाइक आप टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSSB, यूपी पुलिस, यूपी SSC, GD कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये जीके के क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता यह नारा वस्तुतः दिया गया था। स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये जो नारा था यह जो है मुख्यतः किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए रूसी क्रांति में, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति में, ऑप्शन सी है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में, या ऑप्शन डी है औद्योगिक क्रांति में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन अगला क्वेश्चन है कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सर्विस यानी कि STD की सेवा भारत में कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है 1951 दिल्ली एवं मुंबई के बीच में प्रारंभ की गई थी, 1960 यानी कि 1960 में मुंबई और चेन्नई के बीच में प्रारंभ की गई थी, या 1960 में ही कानपुर या लखनऊ के बीच में प्रारंभ की गई थी, या 1972 दिल्ली एवं कानपुर के बीच में प्रारंभ की गई थी। तो आपको बताना है कि भारत में जो STD सेवा है वह कब से और किसके मध्य प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 1960 में कानपुर और लखनऊ के बीच में सबसे पहले भारत में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सर्विस यानी कि STD सेवा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है कि जौनपुर का जो जौनपुर नगर है निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। जौनपुर नगर निम्न में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है अकबर। तो किसकी स्मृति में जौनपुर को बसाया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक बिल्कुल भी नहीं, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल नहीं, अकबर की भी याद में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में यादगार में जौनपुर नामक नगर की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो सिराज कहलाता है वह कौन सा कहलाता है? जौनपुर। जौनपुर को उत्तर प्रदेश का पूर्व के सिराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमारों खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऐसा कौन सा सिख गुरु हुआ जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता किससे की थी? तो धन से की थी, इसके साथ साथ उसे आशीर्वाद भी दिया था। ऑप्शन ए है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुरु हरगोविंद ने जो खुसरो की सहायता की थी वह धन के साथ साथ आशीर्वाद देकर भी की थी। और आपको सिख धर्म के बारे में यदि डिटेलिंग से पढ़ना है तो चैनल पर पहले से ही आपके आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक बेसिक से स्टोरी के माध्यम से समझाएंगी और जो आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है GDR से अभिप्राय है। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है GDR की। ऑप्शन ए है सकल घरेलू अनुपात, ऑप्शन बी है भूमंडलीय न्यास प्राप्ति यानी कि ग्लोबल डिपोजिटरी और रिसिप्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन उगाहने का तंत्र है, या ऑप्शन सी है भूमंडलीय विकास सीमा जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकासशील देशों के लिए निश्चित किया है, ऑप्शन डी है भूगोलीय विकसित क्षेत्र जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा कि GDR का क्या मतलब है? तो GDR से तात्पर्य है कि भूगोलीय विकसित क्षेत्र, जियोग्राफिकल डेवलपमेंट, और आपके जो क्षेत्र है उसे संयुक्त राष्ट्र विकास क्षेत्र ने परिभाषित किया हुआ है जिसे GDR के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? ऐसा कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता रहा है इनमें से जो कि भारतीय नागरिक नहीं रहा है? ऑप्शन ए है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हम सभी जानते हैं मदर टेरेसा का संबंध भारत से था, सीवी रमन का भी संबंध भारत से था, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी संबंध भारत से था, जबकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का संबंध भारत से, यानी ये भारतीय नहीं थे, जबकि इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत ही ज़्यादा इनकी चर्चित पुस्तक है और उसका नाम क्या है? गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1913 में 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। जो भारतीय योजना निर्माण है इसके क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, ऑप्शन बी है आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, ऑप्शन सी है निर्धनता उन्मूलन करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय योजना निर्माण का जो उद्देश्य है वह राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना भी है, राष्ट्रीय आय की जो असमानताएं हैं संपत्ति की उन्हें भी कम करना है और इसके साथ साथ निर्धनता का भी उन्मूलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देन अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? जब हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अधिवेशन बुलाते हैं तो ये बुलाता कौन है? तो एक्चुअल में ये जो अधिवेशन है ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है, और जो इसकी अध्यक्षता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यह जो अधिवेशन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? तो ऐसा अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद में गतिरोध उत्पन्न होने पर जो है दोनों बैठकों का संयुक्त में अधिवेशन आयोजित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह इस प्रकार है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक पर, ऑप्शन बी है वित्त विधेयक पर, ऑप्शन सी है साधारण विधेयक पर, ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हम किसी भी प्रकार से संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं करते हैं। साधारण विधेयक के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि दोनों बैठकों का आयोजन किया जाए, और वित्त विधेयक के विषय में तो सारी प्रॉपर्टीज लगभग लोकसभा को ही प्राप्त है, इसलिए संयुक्त अधिवेशन की मोस्टली आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों की राय बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती है, जिसके तहत जो राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 108 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और जिसकी अध्यक्षता स्वयं कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। यदि मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष उस सदन की अध्यक्षता करेगा, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जा रही है उसकी अध्यक्षता करेगा। और कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदस्य उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है वह स्वयं ही दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए बाध्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? ऐसे कौन से व्यक्ति रहे हैं इनमें से जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया है? ऑप्शन ए है एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी है के.डी. हेगड़े, ऑप्शन सी है सुब्बा राव और ऑप्शन डी है पी.एन. भगवती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। के.डी. हेगड़े जो हैं इन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर होते हुए भी लोकसभा के अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा की सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? यदि किसी विधानसभा का जो सत्र है वह सत्रावसान कर दिया गया है और ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल ने है अध्यादेश जारी कर रखा है तो इस अध्यादेश की जो अवधि है वह लगभग कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 माह तक, ऑप्शन बी है विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 माह तक, या ऑप्शन सी है विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक, या ऑप्शन डी है कोई अवधि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लगभग आपका जो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश है वह
मान्य रहेगा और इतनी अवधि तक वह लागू रखा जा सकता है। यहाँ पर 6 सप्ताह का मतलब कह सकते हैं कि लगभग 1 माह की अवधि तक यह अध्यादेश लागू रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देन अगला क्वेश्चन है, कारवार में स्थित भारतीय नौसेना के प्रमुख अड्डे का क्या नाम है? कारवार में स्थित भारतीय नौसेना के प्रमुख अड्डे का नाम क्या है? ऑप्शन ए है INN कदम, ऑप्शन बी है INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है INS हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है INS कुषाण। तो फटाफट से आप अपना सही उत्तर जो है चुनेंगे कि यहाँ पर आपका भारतीय नौसेना का प्रमुख अड्डा कौन सा है। तो कारवार में स्थित भारतीय नौसेना का जो प्रमुख अड्डा है उसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, INS कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी विवरण, जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है, विवरण होता है। भारत सरकार का जो सरकारी दस्तावेज है, कह सकते हैं भारत सरकार का सरकारी दस्तावेज किस नाम से जाना जाता है? तो वह श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। तो उसमें विवरण होता है, ऑप्शन ए है भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होने वाले कुल घाटे का, ऑप्शन बी है भारत की राष्ट्रीय आय का होता है, ऑप्शन सी है आंतरिक व्यापार के लाभ का जो विवरण है वह दिया होता है, या ऑप्शन डी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होने वाले कुल लाभ का विवरण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, होल डिपार्टमेंट में होने वाले जो भी लाभ हैं उनका विवरण श्वेत पत्र में दिया जाता है। और कौन से श्वेत पत्र में? जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी विवरण श्वेत पत्र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि संविधान, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। भारत के जो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है वह किस में किया गया है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि ग्रहण यानी कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, जो कि वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। बात की जाए मूल कर्तव्यों की, तो मूल कर्तव्य आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए थे और ये मूल संविधान में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इन्हें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और उस समय इनकी जो संख्या थी वह कुल 10 थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ करके 11 हो गई है। और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा जोड़ा गया है? तो याद रखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करके 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ा गया है। बात की जाए संविधान की उद्देशिका में, उसमें सभी प्रकार की बातों का वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नीति निर्देशक तत्वों जो जिनका वर्णन 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है, इन्हें प्रशासकों की आचार संहिता, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशासकों की आचार संहिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न अक्सर कर बनते रहते हैं कि प्रशासकों की आचार संहिता के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्वों को, मौलिक अधिकार को या उद्देशिका को? तो आपका आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासकों की आचार संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रशांत महासागर में या ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो जो बरमूडा ट्रायंगल है आपका वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल यानी कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है। बैंकों को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऑप्शन ए है केवल उन्हीं लोगों को ऋण देना जो बैंक से परिचित हों, ऑप्शन बी है पक्का समर्थक ऋणाधार स्वीकार करना, ऑप्शन सी है केवल अल्पकालिक ऋण देना, ऑप्शन डी है बैंक के केवल पुराने ग्राहकों को ही ऋण देना। ऐसे तो जो नए ग्राहक होंगे वो कभी ऋण ले ही नहीं पाएंगे और ना ऋण लेने के कारण वो कभी भी अपनी उन्नति और जो सफलता है आगे की उनकी चुनौतियां हैं उन्हें कभी भी खत्म कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे लोन मिलेगा ही नहीं और वह अपने रोजगार और काम को किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पक्का समर्थक ऋणाधार स्वीकार करना।
पक्का समर्थक ऋणाधार स्वीकार करने से बैंकों को हानि से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देन अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोकमान्य तिलक द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युत से मतलब है हटाया जा सकता है, पद से रिक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्य यदि मिलकर के एक पक्ष का समर्थन कर देते हैं कि इन्हें निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से ही इस आधार को पुष्टि की जा सकती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। देन अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था थी उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है साबरमती में, ऑप्शन बी है वर्धा में, ऑप्शन डी है सीकर में, ऑप्शन सी है नागौर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नागौर में आपके सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ये डेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू परत के किसी भाग के अवतलन के फलस्वरूप बनने वाली घाटी जिसकी भ्रंश रेखाओं के साथ सीधे ढाल वाली समांतर दीवारें होती हैं, वह क्या कहलाती है? तो एक ऐसी अवतलन के फलस्वरूप बनने वाली घाटी जिसकी भ्रंश रेखाओं के साथ नीचे ढाल वाली समानांतर दीवारें बनती हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नीलंबी घाटी, ऑप्शन बी है महाखंड यानी कि गॉर्ज, ऑप्शन सी है गंभीर खड्ड यानी कि केनियन, ऑप्शन डी है रिफ्त। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसी जो दीवारें समानांतर बनती हैं उन्हें रिफ्ट के नाम से जाना जाता है, इन्हें रिफ्ट घाटी के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगे होंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।